धैर्य बनाए रखें, मेहनत करते रहें, मंजिल एक दिन जरूर मिल जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है। जज्बात के अगले एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हर एपिसोड में हम नई शख्सियत के साथ मौजूद होते हैं, उनकी जीवनी को लेकर के उन्होंने क्या नया और क्या अच्छा किया है। हर शख्सियत से हम ये प्रयास करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे एक पूरा इनिशिएटिव है जिसे हम इंसानों को किताब कह रहे हैं, क्योंकि किताबों से जब हम पढ़ते हैं तो उनसे सवाल नहीं पूछ सकते और उनके सवालों से हम सीख नहीं सकते। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, इंसानी किताबों से बात किया जाए, उनसे सवाल पूछे जाए और उनसे सीखा जाए। आज हमारे साथ ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोनल गोयल मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इस एपिसोड में हमारे लिए समय दिया। सो मच आयुष जी फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपसे पूछूं आपके शब्दों में कि अगर सोनल गोयल आपको मैम डिस्क्राइब करना हो तो खुद को अपने शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? क्या होंगे वो शब्द जो आपको परिभाषित करेंगे आपके शब्दों में? बेसिकली हमारा नेटिव प्लेस हरियाणा में पानीपत डिस्ट्रिक्ट है। मेरे फादर वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो पापा ने इमिडिएटली अपनी मैरिज के बाद में प्रैक्टिस अपना एस्टैब्लिश कर लिया था दिल्ली में। अपना अपना खुद का एक ऑफिस सेटअप किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस नाते हमारी पूरी एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज, पूरा ही हमारा टेन्योर, मेरा जो लाइफ है बिफोर एंटरिंग इनटू सिविल सर्विसेज, हमारा पूरा दिल्ली में ही मैं रही हूँ, दिल्ली में ही मेरी परवरिश हुई। तो मेरा बचपन की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही सिंपल मैं बोलूँगी हमारा बचपन रहा। और मेरी स्कूल बेसिकली 3 स्कूल्स मैंने अटेंड किए। नर्सरी में एक दूसरा स्कूल था, उसके बाद में जो प्ले स्कूल एक स्कूल था हमारा अशोक विहार में, और उसके बाद में रविंद्रा पब्लिक स्कूल में मैं अप टू क्लास 5 पढ़ी। और क्लास 6 से क्लास 12 मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल पीतमपुरा पुष्पांजलि एनक्लेव, वहाँ पे मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की। ग्रेजुएशन करी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीकॉम ऑनर्स मैंने किया। और सिविल सर्विसेज में आने से पहले मैंने सीएस और एलएलबी भी किया। तो बचपन में अगर मैं अपनी बात करूं तो बचपन मेरा बहुत ही एक संभला हुआ बचपन था। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर, मेरी मदर ने हमेशा मेरा बहुत सपोर्ट किया। और वी आर 3 सिबलिंग्स, मेरी एल्डर सिस्टर है और छोटा ब्रदर है। तो हम तीनों एक ही स्कूल में जाते थे। तो बचपन की ऐसी बहुत सारी यादें हैं। स्कूल में सुबह सुबह जाना, क्योंकि हमारा स्कूल पास में ही था, तो हम कभी साइकिल से जाते थे, कभी हम पैदल जाते थे। डिस्टेंस वाज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस था। तो स्कूल फ्रेंड्स के साथ में फिर वापस आते हुए चलते हुए आते थे, या साइकिल से या रिक्शा से। और बहुत ही मैं बोलूँगी एनवायरनमेंट में मेरा बचपन बीता। और विशेष रूप से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि क्लास 5 तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। एवरेज स्टूडेंट का मतलब कि मैं पढ़ाई लिखाई में भी ठीक थी, स्पोर्ट्स में भी, मतलब ओवरऑल मेरा ओरिएंटेशन था। लेकिन जब मेरा स्कूल चेंज हुआ और मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया, तो उसके बाद क्लास 6 में थोड़ा मुझे एक तरीके से झटका लगा। वो इस तरीके से लगा कि मेरे 2 सब्जेक्ट्स में नंबर बहुत कम आए। दे वर जस्ट क्लोज टू बीइंग पास होने के जस्ट लगते हुए मेरे नंबर आए। तो मेरे को एक बहुत अंदर से झटका लगा कि मैं फेल ही हो जाऊंगी तो फिर क्या होगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, मुझे लगता है, मेरा स्कूल चेंज होना। और स्कूल में जब स्कूल चेंज हुआ तो उसमें पहले क्लास में मेरे मार्क्स कम आना, तो उससे इफेक्ट ये पड़ा कि फिर 7th से मैंने पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान देने की कोशिश करी। और 7 से 12 तक मैं हमेशा जनरली अपने क्लास में टॉप 3 में रहती थी, मेरा रैंक जो था। और फ्रैंकली मैं बात करूँ तो मैं एक रिजर्व्ड नेचर था मेरा। और इसके अलावा मदद करना, अपने फ्रेंड्स की मदद करना। और जो क्लास में वीक बच्चे थे, वीक स्टूडेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि हमारे स्कूल में एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि जो बच्चे थोड़ा सा जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उनको टीचर्स और बच्चे मिलके एक्स्ट्रा भी पढ़ाते थे। क्योंकि हमारे टाइम में इतना कोचिंग या
इसका प्रैक्टिस नहीं था ट्यूशन लेने का, और हमें आदत भी नहीं थी, तो मैं उन बच्चों की भी हेल्प करती थी। तो इस तरीके से बहुत ही मैं बोलूँगी एक इंजॉयबल और एक बहुत ही लर्निंग ओरिएंटेड मेरा बचपन था। और उसके बाद मेरा कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं अपने स्कूल से पहली स्टूडेंट बनी जिसने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया। कॉमर्स के लिए वो एशिया में अमंग्स द टॉप इंस्टीट्यूट्स में माना जाता है, तो बहुत ही प्राइड फीलिंग थी। और इनफैक्ट जब स्कूल में, जब मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद स्कूल ने मुझे ऑनर भी किया, और उसी स्कूल को दोबारा उन्होंने मुझे ऑनर किया जब मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, जब मैं आईएएस ऑफिसर बनी। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और कॉलेज में विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूँगी कि कॉलेज में जाके मुझे एक बहुत ही अलग तरीके का एक्सपोजर मिला, क्योंकि मैं कभी हॉस्टल लाइफ नहीं देखी। और एक टर्म होता है डे स्कॉलर्स, तो हम अपने कॉलेज में डे स्कॉलर्स कहलाते थे, और जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे उनको हॉस्टलर्स बोला जाता था। तो वी वर डे स्कॉलर्स, डे स्कीज। तो डे स्की रहते हुए भी, डे स्कॉलर रहते हुए भी उन बच्चों से इंटरेक्ट करना, कभी उनके डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं श्री राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो उनके बैकग्राउंड, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, इन सब से इंटरेक्ट करना। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि कॉलेज में आके मेरी पर्सनालिटी में मैंने चेंज लाना शुरू किया। मैं जो एक थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव, एक इंट्रोवर्ट जो हम बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं, उससे मैंने कोशिश की कि मैं अपना थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल पे काम करूं, लोगों से मिलना मैंने शुरू किया। और साथ ही साथ में कॉलेज की जो कल्चरल टीम है, फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, और कॉलेज की सोसाइटी में मैंने पार्टिसिपेशन काफ़ी शुरू किया। करती मैं स्कूल में भी थी, बट स्कूल में फिर भी पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा था, और कॉलेज में फिर मुझे लगा कि मुझे ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को भी ओरिएंट करना है, डेवलप करना है। और कॉलेज की हमारी जो फेस्ट टीम होती है, फैशन टीम होती है, उसमें भी मैं मेंबर थी। तो 3 साल का बहुत ही आई थिंक अच्छा अनुभव रहा मेरा कॉलेज में भी। तो स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन काफ़ी अच्छा रहा। और कॉलेज के 3rd ईयर में ही मेरा एक्चुअली रुझान हुआ सिविल सर्विसेज के तरफ, और तब मैंने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज एक्चुअली करना है। तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा बचपन। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि हमने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को जिस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देखा, क्योंकि मेरे पापा सेल्फ मेड मैन, हम उनको जानते हैं एज अ सेल्फ मेड मैन। वो अपने घर से पानीपत से शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में। तो इवन दो वहाँ पे हमारा पैटर्नल हाउस है, वहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, ताऊ जी, चाचा जी, दादाजी तो बहुत शुरू, उनको बहुत अर्ली उनकी डेथ हो गई थी। दादाजी दादी जी की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी। तो रूट्स हमारे डेफिनेटली वहाँ पे है। लेकिन जिस तरीके से पापा ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके पूरा अपना सेटअप किया, और 3 बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया, उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, उनको सपोर्ट किया, तो वो एक जो फीलिंग है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सेंस ऑफ मोरालिटी की, वो आई थिंक हमारे अंदर है। और ये हमारे दोनों मेरे मदर फादर, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, और जिनकी स्ट्रगल की वजह से हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड क्रेडिट टू देम, आई थिंक बचपन में वो जितना भी हमारे लिए कर सकते थे, उन्होंने हमारे लिए किया है। साधारण व्यक्तित्व वाली एक अपने देश की नागरिक हूँ, और जिसका हमेशा से अपने आसपास के लोगों के लिए क्या अच्छा कर पाए, अपने समाज के लिए क्या अच्छा कर पाए, ये अपने जहन में रखते हुए मैं हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करती आई हूँ। और एक ही मैसेज मेरे हमेशा जहन में हमेशा रहता है कि मुश्किलें और स्ट्रगल्स तो आती रहेंगे, लेकिन उनको फेस करते हुए आगे बढ़ना ही जिंदगी है। तो मेरी लाइफ भी बहुत स्ट्रगल वाली रही, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे, लेकिन फिर भी सबके सपोर्ट से और अपने हार्डवर्क से एंड ईश्वर के ब्लेसिंग से मैं जीवन में आगे बढ़ती आई हूँ। मैम, अभी आपने कहा कि आप हरियाणा से आती हैं, आपके पिताजी हरियाणा छोड़ करके दिल्ली आए, वहीं पर उन्होंने जीरो से शुरुआत की, वो सेल्फ मेड मैन है, और उन्होंने फिर आपकी एजुकेशन में, आप लोगों की पढ़ाई के लिए ध्यान दिया।
मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बोला आप हरियाणा से आती हैं। हरियाणा के बारे में बहुत सारी कहानियां जो कुछ कुछ हमने सुन रखी हैं। आपने कहा आप एलएलबी कर चुकी हैं, आप सीएस कर या पीपीसी की प्रिपरेशन करना चाहती थी। तो आपकी परवरिश जो हुई और आपकी उच्चतर पहुंचने के लिए, आगे की शिक्षा लेने के लिए, परिवार के लोग, आपके माता पिता, आपके भाई, रिलेटिव्स कितने सपोर्टिव थे? कितना सपोर्ट मिला आपको और कितना मुश्किल था आपके लिए सबको कन्विंस करना कि आप आगे पढ़ाई कर सकें और आपको उसकी अनुमति मिले? डेफिनेटली हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा एक पेट्रियार्कल माइंडसेट सोसाइटी के लिए जाना गया है काफी सालों से, अभी से ही नहीं काफी सालों से, कि वहाँ पे मेल की डोमिनेंस है एज इन कॉन्ट्रास्ट टू सम ऑफ द स्टेट्स इन आवर कंट्री। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे फीमेल फोरफ्रंट पे हैं, जहाँ पे महिला ऑलरेडी सशक्त है। लेकिन हरियाणा में क्या है कि अब तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जैसे मेरा बर्थ 82 का है और मैं जब कॉलेज में लगभग मेरा 2000 में मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, 2000 तो आज से लगभग 22 साल पहले की बात है। तो उस टाइम में डेफिनेटली चीजें उतनी अच्छी नहीं थी। और परवरिश की बात करें तो हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी कि हमारे माता पिता ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया मेल और फीमेल में, कि ऐसा नहीं कि हमें जैसे मेरा ब्रदर है कि उस अभाव है, जैसे सपोज इनकम का अभाव है, तो दे वुड एक्चुअली सेग्रीगेट, है ना। और हमने शेयरिंग भी सीखा, मतलब मेरे पास यूपीएससी की तैयारी तक भी इंडिपेंडेंट मोबाइल नहीं था। मैं और मेरी सिस्टर हम शेयर करते थे मोबाइल फोन, वो भी इसलिए कि किसी की लेट क्लास है तो जिस दिन जिसकी लेट क्लास है, वो उस टाइम में सीए कर रही थी मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर, तो जिसकी लेट क्लास है उसको वो मोबाइल फोन दिया जाता था जस्ट टू बी श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और बच्ची ठीक ठाक से घर पे रात को पहुंच जाए अगर लेट इवनिंग हो रहा है। क्योंकि हम लोग ट्रैवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही करते थे, डीटीसी बस होती थी उस टाइम, ब्लू लाइन भी चलती थी, वी वर ऑल्सो ट्रैवलिंग इन मेट्रो, ऑटो, सारी ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज करते थे। तो परवरिश में उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। लेकिन अगर मैं बात करूं एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन की, तो वो एक मानसिकता डेफिनेटली उस टाइम में थी कि लड़कियों को हम ग्रेजुएशन तक पढ़ाएं और उसके बाद उनको सेटल कर दें इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देम मैरिड, तो उनकी शादी हो और फिर वो अपना परिवार संभालें, उसके आगे उनको क्या करना है वो लड़की और उसके जो इन लॉज हैं वो डिसाइड करें। तो सिमिलरली मेरे लिए भी ऐसा ही एक्सपेक्टेड था। लेकिन जब मेरा पढ़ाई की तरफ रुझान हुआ और मेरे पेरेंट्स ने देखा कि ना एफर्ट दे रही हूँ, जब मैंने सिविल सर्विस को जब मैंने अपने तो स्पेशली मेरे फादर को, तो हमने ये सोचा हुआ था तब तक कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करूंगी या मैं प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ करूंगी, अपना कोई कंसल्टेंसी या कंपनी सेक्रेटरी मैं कोई फर्म ओपन करूंगी। तो लेकिन जब ये बात आई तो ऐसे हुआ कि दिस वुड बी अ टोटल चेंज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग करियर पाथ जो हमने सोचा था। दूसरा ये था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत टफ है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कई लाख बच्चे प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं एंड सिलेक्शन इज इन फ्यू हंड्रेड। तो ये सब दिमाग में आया और इवन आफ्टर सिलेक्शन क्या रैंक आएगी, क्या कार्डर मिलेगा, कि कार्डर मिलने के बाद में हाउ विल वन सेटल द फैमिली लाइफ, स्पेशली बीइंग अ फीमेल। तो इनिशियली 4-5 महीने तो माने नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं आप जो अभी कर रहे हैं वही करना है। तो बट फिर मैं भी अड़ी रही और वो कांस्टेंट डायलॉग होता रहा और फिर मेरे फादर ने फाइनली बोला अच्छा ठीक है अगर आपको करना है तो, क्योंकि ये एग्जाम बहुत टफ है और सिलेक्शन श्योर शॉट नहीं होता, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपने अब तक जो पढ़ाई करी उसके बाद में अगर आप 2 से 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फिर ये दुख लगे कि बाद में अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपकी लाइफ में प्लान भी होना चाहिए, ये मेरे पापा ने सजेस्ट किया। तो मैंने उनकी एडवाइस मानी। तो मैंने फिर ग्रेजुएशन अपना मेरा 2003 में कंप्लीट हुआ और 2004 में मेरा सीएस कंप्लीट हुआ, जून 2004 में मेरा सीएस कंप्लीट हुआ। मैंने उसी साल में एलएलबी में एडमिशन लिया, लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और सेम ईयर में मैंने अपना, क्योंकि सीएस कंप्लीट हुआ था तो मेरे को ये लगा कि मैं कुछ अपनी अर्निंग भी शुरू करूं, कुछ अपनी हायर स्टडीज को सेल्फ फाइनेंस करूं।
और साथ ही साथ में मुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा टू वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर। तो मैंने पार्ट टाइम जॉब एज कंपनी सेक्रेटरी मैंने स्टार्ट किया। एंड इन द सेम ईयर 2004 में मैंने अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी भी शुरुआत की, मतलब फुल फ्लेज नहीं थी, लेकिन उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा मैंने सिलेबस देखना शुरू किया, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से एक स्टूडेंट रही थी। तो मेरे लिए जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल अफेयर्स, सोशियोलॉजी, ये करंट अफेयर्स, इन सब से मेरा बिल्कुल टच नहीं था। तो मुझे ये पता था कि मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर तैयारी शुरू करी। तो ये जो 3 साल का जो पीरियड था 2004 से 2007 तक, इसमें ये तीनों चीज़ें पैरेलल चली मेरी ज़िंदगी में। मैंने फोकस मेरा था सिविल सर्विसेज की तैयारी, और मैंने LLB भी ज्वाइन की हुई थी, तो उसकी क्लासेस थी रेगुलर, वो ज्वाइन करती थी, और साथ ही साथ में मैं अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। तो ये इस तरीके से ऐसे हुआ कि चुनौतियाँ काफ़ी आईं, और विशेष रूप से उच्च शिक्षा में चुनौतियाँ तो मेरे भी आईं। और जब रिलेटिव्स आते थे घर पे, तो वो इनडायरेक्ट एक होता है ना टॉन्ट, क्योंकि मैं क्या है कि आई वाज वेरी सेल्फिश अबाउट माय टाइम। जो हम आज टर्म सुनते हैं पिछले 2 साल से, क्वारंटीन, तो मुझे लगता है कि मैं सेल्फ क्वारंटीन में थी, किसी ने मुझे कहा नहीं था क्योंकि, लेकिन मैंने ये लक्ष्य अपने आप को दिया था। तो मैं क्वारंटीन टाइप की एक जिंदगी में जी रही थी, तो जिसमें कोई शादी, कोई फंक्शन, फेस्टिवल्स, मैं उनको नहीं अटेंड कर पाती थी। कजन्स की वेडिंग हुई, मैं नहीं जा पाती थी। घर में भी कोई रिलेटिव्स आए तो मैं नहीं मिल पा रही थी। तो ये टॉन्ट्स भी आते थे एक्चुअली मुझे भी, कि ये पता नहीं इतना पढ़ के क्या करेंगी, या मेरे पेरेंट्स को भी बोलते थे कि ये अपने बच्चों को इतना पढ़ा के क्या करेंगे, ग्रेजुएशन हो गई लड़कियों की तो ग्रेजुएशन हो गई यही बहुत है, इनकी शादी कर देनी चाहिए, क्यों इतना बिठा रखा है घर में, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से टॉन्ट्स आते थे, लेकिन मेरे फादर यही जवाब देते थे कि एजुकेशन सबका राइट है, और कोई इंडिविजुअल अगर पढ़ना चाहता है तो उसे रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मोर सो इफ शी इज़ अ फीमेल। स्पेशली फीमेल्स की एजुकेशन के लिए मेरे फादर हमेशा से एनकरेज करते आए हैं। तो पापा जब ये बोलते थे, जब मम्मी सपोर्ट करती थी, तो ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर हो जाती थी कि जब हमारे माता पिता हमारी हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़े हैं और हमारी लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमारी भी मॉरल जिम्मेवारी है कि हम उनको गर्व महसूस कराएं और उनका मान सम्मान बढ़ाएं। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो वन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑल थ्री ऑफ अस। और हम तीनों ने ही कोशिश की है, हम तीनों भाई बहनों ने कोशिश की है कि हम जिस भी तरीके से हो, हम अपने पेरेंट्स का मान सम्मान हम बढ़ाते आए। 2006 में जब पहली अटेम्प्ट दिया आपने, पहली अटेम्प्ट पे आपने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लिया, आप मेंस तक पहुंचे, मेंस में भी आपने अच्छे नंबर स्कोर किए, बस 5-6 नंबर से आपका इंटरव्यू में कॉल नहीं आया। जब आपको कॉल नहीं आया तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? आपने उस स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल किया? और मैं ये और जानना चाहता हूँ कि आपने खुद को कन्विंस कैसे किया दोबारा से फिर से प्रिपरेशंस करने के लिए, प्रोत्साहित कैसे किया कि आपको एक और अटेम्प्ट देना चाहिए? क्योंकि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, रिश्तेदारों का और लोगों का बहुत प्रेशर था। वो चाहते थे कि आप शादी कर लें, आगे ये पढ़ाई ना करें, और अभी आपके पास रिजल्ट भी नहीं था। तो उस समय कितना मुश्किल भरा था और आपने कैसे बाहर आए उससे, और खुद को कैसे कन्विंस किया कि आप आगे पढ़ सकते हैं? यस, डेफिनेटली वो बहुत ही टफ टाइम था मेरा, क्योंकि मैंने रिसेंट काफी सालों में फेलियर फेस नहीं किया था। मतलब फ्रैंकली मेरा जो रूम था, स्टडी रूम था मेरा, एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे रूम अलग से मेरे पापा ने एक पूरा सेटअप क्रिएट किया था। तो मैंने अपने रूम्स में बहुत सारे टारगेट लगाए हुए थे। तो उन टारगेट में मेरा जो टारगेट था, वो टारगेट यही था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, और मुझे जो टॉप 5 सर्विसेज हैं उसमें सेलेक्ट होना है। आगे मैं इम्प्रूवमेंट के लिए दूंगी नहीं दूंगी वो अलग बात है। लेकिन तो जब ये मेरा इंटरव्यू में कॉल ही नहीं आया, मतलब मेंस में मैंने क्लियर नहीं कर पाई रिटर्न में, तो आई वॉज वेरी मच डिजेक्टेड, डिमोटिवेटेड, समझ नहीं आया एक्चुअली कि क्या करूंगी, कैसे करूंगी। आई वॉज टोटली लो, है ना। तो फिर लेकिन क्या हुआ कि आई थिंक थोड़ा बहुत ब्रेक लिया मैंने कुछ दिनों का, कि कुछ भी नहीं सोचना है, थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि लॉ भी चल रहा था और मेरी जॉब भी चल रही थी, तो मैंने ऑफिस भी गई मैं बीच में, और लॉ की क्लासेस भी मैं अटेंड कर रही थी। तो फिर सडनली मतलब मेरे को अपने आप से फिर यही आया कि
एक बार में तो होता ही बहुत कम का है। फिर मैंने अपने आप को सोलेस करने के लिए एक जो दूसरी थियोरी से समझाना शुरू किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होता ही बहुत कम का है। और जिन भी लोगों से मिली मैं, तो उन्होंने यही बोला, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपने मेंस तक गए, यही बहुत बड़ी बात है। और आप फिर जब मेरी मार्कशीट आई मेंस की, जब मार्कशीट आई, तो ये मार्कशीट देख के भी मुझे थोड़ा सा सुकून ये मिला कि जो जनरल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ था, उससे कुछ ही नंबर मेरे कम थे। हार्डली आई थिंक आई वाज आउट ऑफ 5 मार्क्स फॉर गेटिंग द इंटरव्यू कॉल। हालांकि यूपीएससी जैसे एग्जाम में 5 नंबर का काफी ज्यादा महत्व है, बट फिर भी मुझे ये लगा कि मैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, तो डेफिनेटली थोड़ी और मेहनत करके मैं अपनी जो कमियां हैं, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मुझे अपनी कमियां भी पता लगी कि मेरे मेंस में नंबर क्यों कम आए। मेरे बेसिकली जीएस में मार्क्स कम आए थे, और जीएस में इसीलिए मार्क्स कम आए थे क्योंकि मेरा थोड़ा पकड़ उन सब्जेक्ट्स पे नहीं बन पाया था, बिकॉज आई हैव बीन अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे मेहनत कहाँ करनी है टू इम्प्रूव माई स्कोर। तो मैंने फिर अपना अपना लक्ष्य यही बनाया कि सेकंड अटेम्प्ट मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। फ्रैंकली मैंने अपने माइंड में ये सोच लिया था कि सेकंड अटेम्प्ट मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। अगर ये हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो मेरा जो प्लान भी है मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करूंगी अपना, क्योंकि मेरा एलएलबी भी कंप्लीट हो जाता बाय माय सेकंड अटेम्प्ट। तो मुझे यही था कि फिर मैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब या अपना जो भी वो मैं करूंगी। मैं और एग्जाम शायद ना देती, ये टाइम का सोच है। फिर मैं आई गेव ऑल माय एंथुसियाज्म एनर्जी एंड मैंने यही सोचा कि अब जो मैं एग्जाम दूंगी, ये मुझे कल को अपने ऊपर कोई ग्रज नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। आई शुड नॉट हैव दैट फीलिंग दैट I did not give my best and that is the reason why I could not qualify, why I could not join civil services. तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखे, दिन रात की मेहनत, 15-15, 16-16 घंटे, जितना भी इनफैक्ट आदमी पढ़ सकता था उतनी मैंने पढ़ाई करी। एंड विद सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स, मेरे फादर भी रात रात तक, क्योंकि मैं रात को पढ़ती थी, एक्चुअली माय स्टडी साइकिल वाज कि मैं रात को पूरी रात पढ़ती थी और मैं सुबह 7 बजे सोती थी और फिर मैं 12-1 बजे फिर सोती थी और नहा धो के 2 बजे से मेरी दोबारा पढ़ाई मैं स्टार्ट करती थी। तो मेरा साइकिल ये था। तो रात को भी पापा चाय बना के देना, देखना कि मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। पापा मम्मी उठते रहते थे, उनकी भी नींद खराब होती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, बट समहाउ मेरा जो साइकिल है वो इस तरीके से तैयार हो गया था, क्योंकि रात को मुझे ऐसा लगता था कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, दिन भर की कोई फोन कॉल नहीं, कोई लैंडलाइन नहीं बज रहा, कोई नीचे घंटी नहीं बज रही है। तो आई मीन दिस वाज आई थिंक अ वेरी स्ट्रगलिंग फेज, बट इट वाज माय ओन कमिटमेंट टू माई सेल्फ दैट अभी करके दिखाना है, अभी ही करके दिखाना है। आई मे नॉट गेट अनदर चांस। ये भी एक फियर था कि अब पता नहीं इसके बाद मैं किस मुंह से उनको बोलूंगी कि मुझे एक और चांस चाहिए। मुझे वो भी था कि ये मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के अगेंस्ट होगा कि अगर मैं उनसे दोबारा और बोलूंगी कि मुझे एक और अटेम्प्ट देना है। तो आई थिंक यही होता है, एक मॉरल प्रेशर, एक आपकी खुद की मेहनत, आपके अपनों का सपोर्ट और सच्ची जो आपकी जो मेहनत है, आई थिंक वो कभी भी विफल नहीं जाती है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट योर हार्ड वर्क, योर जेन्युइन एफर्ट्स विल ऑलवेज एंड डेफिनेटली हेल्प यू इन सक्सीडिंग एंड एक्सेलिंग इन लाइफ। मई 2008, इस समय यूपीएससी के 2008 का रिजल्ट आया और आपने क्वालिफाई कर लिया। आपने केवल क्वालिफाई ही नहीं किया, आपने 13th रैंक हासिल की। कैसा अनुभव रहा आपका जिस दिन रिजल्ट आया था? उस समय क्या कर रहे थे आप, आपके परिवार के लोगों का रिएक्शन क्या था? और अगर आप मुझे कुछ स्टोरीज उसकी शेयर कर पाएं कि उन दिनों में कैसे माहौल थे, किस तरीके से रिजल्ट आप तक पहुंचा और आपने उसको कैसे सेलिब्रेट किया? जी, हमारा जब रिजल्ट आया उस टाइम में उतना ये डिजिटल मतलब इंटरनेट की भी सुविधा कम थी और सोशल मीडिया वगैरह भी बिल्कुल था ही नहीं। तो हमारे घर में कंप्यूटर था, बट उसमें इंटरनेट उतना अच्छा काम कि उस दिन 2-3 दिन से वो एक्चुअली र्यूमर आता था कि आज रिजल्ट आ रहा है, आज रिजल्ट आ रहा है। और नेक्स्ट प्रीलिम से थोड़ा ही टाइम गैप था नेक्स्ट ये रिजल्ट आने में। तो जिस दिन ये रिजल्ट की अफवाह आई कि रिजल्ट आ रहा है, तो क्या हुआ कि मेरा घर में इंटरनेट में शायद कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं चेक नहीं कर पा रही थी कि रिजल्ट आ गया या नहीं आ गया। और तब ना एक्चुअली फोन कॉल का भी फैसिलिटी था कि यूपीएससी में आप
फोन कॉल करें तो फोन पे भी बताते हैं कि रिजल्ट आ गया क्या, तो फोन कॉल कर पूछा हमने, तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ रिजल्ट आ गया है। तो मेरे को और ज्यादा अप्रीहेंशन हुआ कि सिलेक्शन हुआ या नहीं। तो फिर मेरे एक फ्रेंड, वो मेरे 2 फ्रेंड्स इनफैक्ट, वो यूपीएससी गए। यूपीएससी जो शाहजहाँ रोड पे उनका जो मेन हेड ऑफिस है, वहां पे गए, और वहां पे जो रिजल्ट उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया। और उन्होंने फोन किया कि जैसे फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं कि यू हैव क्रैक्ड इट एंड ऑल इंडिया रैंक 13th है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे, मैंने कहा सिलेक्शन तो हुआ होगा, बट ये मजाक कर रहे हैं, इतनी हाई रैंक तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी फ्रेंकली। क्योंकि आप तो मेहनत करते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि आपको क्या, मतलब कि दूसरे बच्चों की क्या रैंक आएगी, आपकी क्या रैंक आएगी, यू जस्ट नीड सिलेक्शन उस टाइम में। तो मैं इतनी ज्यादा आई वॉज ओवरवेल्ड विद जॉय, यकीन ही नहीं हुआ। फिर जब मीनवाइल क्या हुआ कि घर में भी इंटरनेट आ गया, एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में भी चला। और फिर जब मैंने अपने डेस्कटॉप पे देखा अपना लिस्ट में नाम विद ऑल इंडिया रैंक 13th रैंक सोनल गोयल, जब वो लिखा रोल नंबर के साथ, मेरे रोल नंबर के साथ मैंने चेक किया, तो आई वॉज सो मच हैप्पी एज वेल एज इमोशनल। एंड थैंकफुली शाम का टाइम था, तो मेरे पापा भी ऑफिस से आ चुके थे, तो पापा मम्मी घर पे थे। तो इतना, मतलब एक कहते हैं ना कि इतने सालों की मेहनत वो सफल हुई, एंड दे फेल्ट सो मच प्राउड। सो आई थिंक that is one feeling which is always afresh, which takes you to that nostalgia. और फिर क्या है कि you become somewhat a star, a mini star, but you still become a star. तो कुछ टीवी चैनल वाले और मैगजीन वाले, वो अगले 2-3 दिन में बेसिकली यू आर ऑक्यूपाइड। वो जितना आज स्टारडॉम मिलता है ऑफिसर बनने के बाद, फ्रैंकली उतना तो नहीं था हमारे टाइम में, लेकिन फिर भी सोसाइटी में यू गेट रिकग्निशन, एंड people actually compliment you, people congratulate you. जिन रिलेटिव्स ने पहले बोला कि क्या करेंगे पढ़ा के और ये क्या करेगी, उनका फोन आया कि अरे हमें तो पता था ये बेटी तो बहुत होशियार है शुरू से ही, और इसका तो होना ही था सिलेक्शन, हम सबको बहुत प्राउड है उसके ऊपर। तो ये सब चीजें हैं लाइफ में। और सबसे विशेष बात मैं बताना चाहूंगी कि जो 2 फ्रेंड मैंने बताया जिन्होंने मुझे रिजल्ट बताया, उनमें से एक फ्रेंड, ही इज माय हस्बैंड नाउ। तो एक्चुअली बेसिकली सो ही इज माय हस्बैंड. So my husband, Mr. Aditya Yadav, who is in the Indian Revenue Service, he also has been a very big support in my life. And more than a husband, he has been a friend. And we know each other since 2003. तो almost अब 19-20 साल हो गए हैं हम दोनों साथ में. और उनका during my and also he had actually helped me. He had already started his job. He is also a CS LLB, same background है मेरा और उनका. तो जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, उन्होंने अपनी प्राइवेट सेक्टर की जॉब शुरू कर दी थी. He worked in Moser Bayer, he worked in Pricewaterhouse, he worked in ENY. और सिलेक्शन के दौरान भी, तैयारी के दौरान भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. जीएस को पढ़ाने में उन्होंने मेरी बहुत मदद करी. ही यूज्ड टू मेक नोट्स फॉर मी. मेरे इंटरव्यू के लिए भी मेरे साथ में वो गए थे वहां तक. तो ये है कि बेसिकली इन योर लाइफ यू हैव सम स्पेशल पीपल हु विल ऑलवेज बी विद यू. और मुझे लगता है कि उनको हमेशा हमें साथ में भी रखना चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील, दैट यू मे ग्रो अप टू एनी एक्सटेंट. आप जितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन कुछ आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपके साथ हैं. इट इज नॉट द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इट इज द योर ओन वर्ल्ड. इस पूरी दुनिया में आपका एक छोटा सा यूनिट, एक छोटा सा संसार, जो हर प्रॉब्लम में, हर खुशी में और हर तकलीफ में आपके साथ है. उनको साथ रखना आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है. सितंबर 2008 आप पहली बार लफसाना पहुंची, और लफसाना पहली बार आपको वहां पे हॉस्टल मिलता है. आपने अब तक पढ़ाई की दौरान में आप कभी हॉस्टल में नहीं रहे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हॉस्टल में रहने का, लफसाना में रहने का, किन लोगों से मुलाकात हुई? और दूसरा सवाल मेरा इन्हीं से है, 2009 में जून में जब पहली पोस्टिंग हुई आपकी, जब आपने एसडीएम का पदभार संभाला और आपको त्रिपुरा मणिपुर कैडर मिला,
तो कैसा अनुभव रहा आपका उन जगहों पे जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गई, नए माहौल में, और क्या क्या चैलेंजेस थे आपके लिए जब आपने पदभार संभाला वहाँ पे? वासना मेरा फर्स्ट हॉस्टल था, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में जाना बहुत ही अच्छा अनुभव था। और ये एक ड्रीम कम ट्रू होता है, किसी भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए वहाँ पे जाना एक ड्रीम कम ट्रू होता है। और जब मैं वहाँ गई, मेरे पेरेंट्स गए थे साथ में, मेरी मम्मी पापा गए थे मुझे वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए, ट्रेनिंग ज्वाइन कराने के लिए। और बहुत ही खुशी हुई वहाँ जाके। और स्पेशली जो मेरे बैचमेट्स आईएएस में भी और दूसरी सर्विस में भी, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, उनके ऑफिसर ट्रेनीज की हमारी साथ में ट्रेनिंग हुई। तो उन सबसे मिलने का मौका मिला, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, तो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए बहुत ही मेरिटोरियस थे स्टूडेंट्स, सॉरी द ऑफिसर्स। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा लबासना में, बहुत कुछ सीखा। we had exposure visits, we have trek, we had village visit, we had भारत दर्शन टूर, और काफी सारी ग्रुप एक्टिविटीज होती थी। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेसिकली you learn working in groups, you learn working in teams। और इसके साथ साथ में लबासना के बाद में हमारा एक्चुअली कार्डर एलोकेट हुआ दिसंबर 2008 में, और मेरा कार्डर एलोकेट हुआ था मणिपुर त्रिपुरा। आई गॉट एम्प्टी कार्डर। उस टाइम में रोस्टर सिस्टम था, तो रोस्टर के अंडर मुझे एम्प्टी कार्डर मिला, और फिर एम्प्टी मिलने के बाद में मैं एलोकेट हुआ मेरे को त्रिपुरा स्टेट। एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। और वहाँ पे इनिशियली फ्रैंकली मेरे को बहुत कोजी नहीं लगा, क्योंकि मैं हमेशा से नॉर्दर्न पार्ट में रही, कभी वो साइड देखा भी नहीं था। और बहुत सारी अप्रीहेंशंस थी माइंड में कि मैं अकेले कैसे रहूंगी, कैसे, क्योंकि नया पूरा कल्चर, त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है, फूड हैबिट्स, कल्चर सब डिफरेंट है। लेकिन जब मैंने वहाँ काम करना शुरू किया, और जब मैंने वहाँ पे लोगों से मिलके फील्ड विजिट्स करना शुरू किया, तो बहुत ही सपोर्टिव रहा वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के लोग, वहाँ पे जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हुआ। मैंने बंगाली सीखी वहाँ पे जाके। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन बंगाली, जितना भी हो सकता था मैंने बंगाली बोलने की प्रयास किया। और मुझे लगता है कि एक जो त्रिपुरा में रहने का एक्सपीरियंस है मेरा, वो काफ़ी एनरिचनिंग रहा। फील्ड्स में मैं जाती थी, वहाँ पे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे आपको उस टाइम में रोड कनेक्टिविटी नहीं थी अप टू दी लास्ट हैबिटेशन, पारा जिसको बोलते हैं। तो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर चल के आपको जाना है। तो हम लोग जाते थे एज एसडीएम। में कई ऐसे एरियाज में गई, हमने कोशिश करी कि वहाँ पे लोगों तक पहुँच के लोगों को मोटिवेट करें। तो और हमारी जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, उसको हम सुचारू रूप से वहाँ पब्लिक के बीच पहुँचाएं, ये हमारी कोशिश रही। तो आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी डिफरेंट एंड रिच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मी वर्किंग इन त्रिपुरा। लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, लोग बहुत सम्मान देते हैं, पीपल रिस्पेक्ट यू अ लॉट। और मुझे लोगों ने फिर कुछ टाइम बाद आमादेर में बंगाली में बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में है डॉटर ऑफ द सॉइल, तो ये बोलना शुरू कर दिया। तो वो बहुत ही, मेरा लगभग 8 साल का कार्यकाल रहा। उसके बाद में हरियाणा में आई, इंटर कार्डर डिप्रेशन, हरियाणा में 4 साल काम किया। तो ओवरऑल जो हमारा, मतलब मेरा जो दोनों ही स्टेट्स में काम करने का एक्सपीरियंस है, चाहे त्रिपुरा हो चाहे हरियाणा हो, 2-3 चीजें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि आपको लोगों तक पहुंचना है। एक एडमिनिस्ट्रेटर तब तक सक्सेसफुल या एफिशिएंट नहीं हो पाता तब तक वो लोगों तक ना पहुंचे। तो सिटीजन्स कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि आपको अपनी टीम को सशक्त करना है। सो टीम बिल्डिंग, टीम लीडरशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी आप इनिशिएटिव लो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको सस्टेनेबल कैसे बनाएं, हाउ इज इट सस्टेनेबल इन फील्ड इवन व्हेन यू लीव, दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच वी ऑल नीड टू टेक केयर एज एडमिनिस्ट्रेटर।